केमिकल काइनेटिक डील विद द रेट ऑफ रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स में हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या चीज़ है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट, उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो रेट पर असरअंदाज होते हैं। मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। मैकेनिज़्म का मतलब मेथड, तरीक़ाकार। ऑप्टिमम कंडीशन फॉर मैक्सिमम यील्ड, वो कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें मैक्सिमम प्रोडक्ट हम हासिल कर सकते हैं। ये सब हम किस में करेंगे? केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स में हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है इंक्रीज in amount of product or decrease in amount of reactant per unit time। रेट ऑफ रिएक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि कितना प्रोडक्ट इंक्रीज़ हुआ या कितना रिएक्टेंट डिक्रीज़ हुआ यूनिट टाइम में। ठीक है, कितना प्रोडक्ट इंक्रीज़ हुआ, कितना रिएक्टेंट डिक्रीज़ हुआ यूनिट टाइम में। जैसे सपोज़ करें कि हमारे पास रिएक्टेंट था ए, प्रोडक्ट हमारे पास था बी और टाइम पीरियड हमारे पास ये है। जब टाइम था 0 सेकेंड तो रिएक्टेंट था 100 और प्रोडक्ट था 0। इसका मतलब रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुआ। फिर सपोज़ करें कि 10 सेकंड के बाद ये हो गया 20, ये रह गया 80। फिर 20 सेकंड के बाद ये हो गया 35, ये रह गया 65। फिर 30 सेकंड के बाद ये हो गया 45, ये रह गया 55। फिर 40 सेकंड के बाद ये हो गया 52, ये रह गया 48 और फाइनली ये हो गया 100, ये हो गया 0। अब रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है, देखें प्रोडक्ट, जितना प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है उतना ही रिएक्टेंट। देखें ये कितना बड़ा 20, ये कितना कम हुआ, ये कितना बड़ा 15, ये कितना कम हुआ। इसलिए मैंने कहा है कि या तो हम इसको प्रोडक्ट के हिसाब से निकाल लें या तो हम रिएक्टेंट के हिसाब से निकाल लें, एक ही बात है। जितना प्रोडक्ट इंक्रीज होगा उतना ही रिएक्टेंट डिक्रीज होगा। इसको डायग्राम में कैसे शो करेंगे? ये है टाइम, ये है कंसंट्रेशन, ये हमारे पास है बी, ये हमारे पास है ए। अब आप देख लें ए का अमाउंट 100 से कहाँ जा रहा है? 0। बी का अमाउंट 0 से 100 जा रहा है। सही है? बताएं रेट ऑफ रिएक्शन ये जो है ये यूनिफॉर्म रेट है, ये यूनिफॉर्म रेट ऑफ रिएक्शन को शो कर रहा है। परमेश आप बताएं। हाँ, नो, यूनिफॉर्म रेट नहीं है। यूनिफॉर्म रेट में हमेशा ग्राफ स्ट्रेट लाइन में बनता है, ये यूनिफॉर्म रेट नहीं है। ये कर्व शो कर रहा है कि रेट यूनिफॉर्म नहीं है। तो शुरू में रेट फास्ट है या स्लो है? शुरू में फास्ट है, शुरू में रेट फास्ट है। आप यहीं देख लें, पहले 10 सेकंड में कितना प्रोडक्ट बना, दूसरे 10 सेकंड में, तीसरे 10 सेकंड में डिक्रीज होता जा रहा है। पहले तेज़ी के साथ बना, फिर स्लो होता जा रहा है, स्लो होता जा रहा है। और यहाँ पे भी ऐसे ही आप इसकी लाइन को, ये लाइन बनाई हुई है मैंने, इस लाइन को डिवाइड करके देख लें। देखें इस पॉइंट पर टाइम चेंज ये
और कंसंट्रेशन चेंज ये। फिर इस पॉइंट पर देखें टाइम चेंज, कंसंट्रेशन चेंज। पहले टाइम कम लग रहा था, कंसंट्रेशन का चेंज ज़्यादा था, फिर टाइम ज़्यादा लग रहा है, कंसंट्रेशन का चेंज कम है। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों? शुरू में रेट फास्ट क्यों था, बाद में स्लो क्यों हो गया? देन इसको एक्सप्लेन करती है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी बताती है शुरू में रेट फास्ट क्यों था। कोलिजन थ्योरी कहती है कोलिजन दो तरह के होते हैं, बताएं कौन कौन से? एक होता है इफेक्टिव कोलिजन, दूसरा इनइफेक्टिव कोलिजन। एक इफेक्टिव, दूसरा इनइफेक्टिव। अब इफेक्टिव हम किसको कहते हैं और इनइफेक्टिव हम किसको कह रहे हैं? देखें, किसी भी रिएक्शन को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। ये रिएक्टेंट है और ये चेंज होना चाह रहा है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट। अब भले प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है, फिर भी ये रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा, पहले इसको इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। जब ये बैरियर को क्रॉस कर लेगा फिर ये प्रोडक्ट में चेंज हो सकता है। इस बैरियर को क्या नाम देते हैं? कौन सी एनर्जी है ये? इस एनर्जी का नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। जब तक रिएक्टेंट अपनी एक्टिवेशन एनर्जी को हासिल नहीं कर लेता वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो सकता। अब आप इसको ऐसे समझें कि दरअसल रिएक्टेंट को पहले अपने पुराने बॉन्ड तोड़ना पड़ते हैं, जब भी तो वो नए बॉन्ड बनाएगा। अब जब तक वो पुराने बॉन्ड तोड़ेगा ही नहीं तो नए बॉन्ड कैसे बनाएगा? तो पहले उसको एनर्जी की ज़रूरत है, वो एनर्जी हासिल करेगा। जब वो इस बैरियर तक पहुंच जाएगी फिर वो प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देगा और वापस से एनर्जी यहाँ ऊपर, जब हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रही है? एब्सॉर्ब हो रही है। और जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो भले इसकी एनर्जी इससे कम है, फिर भी ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ये बना लेगा, पहले इसको यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा फिर ये इसमें आ सकता है। सही है? जैसे सपोज करें बुरहान जो है, बुरहान चला गया फीस्टा वाटर पार्क, तो भाई मेरी मर्जी कहीं भी भेजूँ तू कहीं भी जाता हो, मैंने पूछा। और ये इसने जाते साथ कहा कि मैं जो सबसे बड़ी वाली स्लाइड है वहाँ पर जाऊँगा। सही है? अब बताएं, अगर इसको स्लाइड पर जाना है तो इसके लिए पहले इसको क्या करना पड़ेगा? इसको यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा और यही सबसे मुश्किल टास्क है। स्लाइड करना मुश्किल काम थोड़ी है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए इसको किसकी ज़रूरत है? एनर्जी होगी, आज ऊपर जाएगा। हो सकता है शौक में पहली दफ़ा खुशी पहुँच जाए, लेकिन दोबारा स्लाइड करने के बाद हम इसको बोलें भाई दोबारा से जाए तो बोला बस एक दफ़ा कर लिया बहुत है। उसकी वजह क्या है? फिर एनर्जी चाहिए इसको। लेकिन ये प्रॉब्लम है, एनर्जी बैरियर। यहाँ तक पहुँचने के बाद तो इसने यहाँ जाना ही है, लेकिन सपोज करें यहाँ पहुँचने के बाद ये डिसाइड करे कि नहीं मैं यहाँ चला जाऊँ, तो जा सकता है छलांग लगा के, लेकिन स्लाइड करके नहीं जा सकता। तो इसको यहाँ पहुँचने के लिए इस बैरियर को क्रॉस करना है। ये बैरियर है, इसकी रुकावट। अब ये रुकावट है रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा सकता है, जब तक वो बैरियर क्रॉस नहीं करेगा तो प्रोडक्ट में नहीं जाएगा।
अब ये एनर्जी कहाँ से हासिल करेगा? ये एनर्जी हासिल करेगा कोलिजन से। ये जो कोलिजन थ्योरी है ना, वो यही कहती है कि जब रिएक्टेंट रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं तो उनके बीच में कोलिजन से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन वो कोलिजन दो तरह के कर रहे होते हैं। एक कोलिजन कहलाता है इफेक्टिव, एक कहलाता है इनइफेक्टिव। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब है वो अपनी रिक्वायर्ड एनर्जी को हासिल कर लेगा जितनी भी चाहिए। जैसे ही वो इफेक्टिव कोलिजन करेगा, इफेक्टिव कोलिजन उस कोलिजन को कहेंगे जिसके नतीजे में अपनी रिक्वायर्ड एनर्जी को हासिल कर लेगा और वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। और अगर वो रिक्वायर्ड एनर्जी को हासिल ना कर सके तो वो कोलिजन कहलाएगा इनइफेक्टिव और उससे वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। सही है? तो इसके लिए इसको ज़रूरत है एनर्जी की। सपोज करें ये आपका दोस्त, क्या नाम है इसका? रफाकत। मैं से कहूँ कि भाई दरवाजे को मुक्का मार के तोड़ दे, तो हो सकता है कि इसके पास इतनी फोर्स हो इसको तोड़ भी दे। फिर इसके बाद मैं कहूँ दीवार को भी मुक्का मार के तोड़ दे। अब पहला वाला जो कोलिजन है ना वो इफेक्टिव है क्योंकि इसने रिजल्ट हासिल कर लिया। दूसरा वाला इनइफेक्टिव है, इनइफेक्टिव से रिजल्ट हासिल नहीं होता। कौन? ये एक मशीन है तो मशीन के टूट सकता है वो। इफेक्टिव कोलिजन से क्या बनता है? प्रोडक्ट। इनइफेक्टिव का मतलब, इसका मतलब वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। अब सवाल है कि पहले क्या हो रहा था कि रिएक्शन फास्ट था, बाद में क्या हो रहा था? पहले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाई थी, कोलिजन ज़्यादा हो रहे थे। सपोज करें पहले कितने मॉलिक्यूल थे? 100 ने कोलिजन शुरू कर दिए, उसमें से 50 ने किए इफेक्टिव और 50 ने क्या किया? अब 50 किस में चेंज हो गए? अब सिर्फ 50 बचे में। इन 50 में से फिर दोबारा कोलिजन होंगे, कुछ करेंगे इफेक्टिव, कुछ करेंगे इनइफेक्टिव। अब ये वाले इफेक्टिव कौन से हैं? प्रोडक्ट बन गए। अब कितने बच गए? अब इनमें से फिर कोलिजन स्टार्ट होंगे। तो अब आप देखें पहले 10 सेकंड में कितने प्रोडक्ट के बने? 50। फिर कितने बने? 25। फिर कितने बने? क्योंकि कंसंट्रेशन लो होती जा रही है, कोलिजन्स कम होते जा रहे हैं। जब कोलिजन कम होंगे तो इफेक्टिव कोलिजन भी कम हो जाएंगे। इसी वजह से प्रोडक्ट बनने की स्पीड क्या होती जा रही है? स्लो। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो हमेशा शुरू में फास्ट होता है और ग्रेजुअली क्या होता जाता है? स्लो। क्योंकि शुरू में कंसंट्रेशन क्या होती है? हाई। जब कंसंट्रेशन हाई होगी तो कोलिजन ज़्यादा होंगे, उन कोलिजन में इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होंगे। इफेक्टिव कोलिजन वो होता है जिससे रिएक्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी को हासिल करता है और प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। और बाद में जाके जैसे जैसे कंसंट्रेशन लो होती जाएगी, इफेक्टिव कोलिजन कम होते जाएंगे, प्रोडक्ट बनने की स्पीड स्लो होती जाएगी। ये मिटा दूँ? इतना तो उसने पेपर के वक्त पे भी टाइम नहीं देखा होगा जब पेपर चल रहा होगा। देख रहे हैं? बताएं रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन में क्या फ़र्क है?
जो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन होती है ना वो इंस्टेंटेनियस होती है। इंस्टेंटेनियस का मतलब हाँ, जो स्पेसिफिक टाइम पर हो, स्पेसिफिक पॉइंट पर हो। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट is called instantaneous or velocity of reaction. हेलो, वो वहीं पर ही है, कॉल कर लो उनको। हाँ वहीं पर ही। ठीक है, देखें। अच्छा, फिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इसको बताएं, इसको क्या बोलेंगे? ये एवरेज है। रेट ऑफ रिएक्शन दरअसल एवरेज रेट होता है। अगर मैं किसी रिएक्शन का रेट बताऊं 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो ये एवरेज रेट है। अब इसका मतलब है रेट इससे ज़्यादा भी हुआ होगा, इससे सपोज करें कि ये जो है, क्या नाम है इसका, रजपट रफाकत। अब सबको सपोज करें कि रफाकत ने हैदराबाद टोल प्लाजा से कराची टोल प्लाजा तक का सफ़र किया। सही है? बताएं हैदराबाद टोल प्लाजा से कराची टोल प्लाजा तक का डिस्टेंस कितना होगा? 160 तो हैदराबाद से कराची का डिस्टेंस है। सपोज करें 100 किलोमीटर होगा, 100 होगा, सपोज कर लेते हैं 75। और इसने ये डिस्टेंस कवर किया 2 घंटे में। आप बताएं किस स्पीड से डिस्टेंस कवर किया आपने? स्पीड क्या होगी आपकी? स्पीड बोल रहा है मतलब स्पीड कितनी, किस स्पीड से? हाँ, स्पीड क्या होगी? हाँ, 140। अब भाई 50 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड होगी। जब भी तो 1 घंटे में 2 घंटे में 100 किलोमीटर बनेगा। इस स्पीड के साथ डिस्टेंस कवर किया। अब बताएं कौन सी स्पीड है ये एवरेज स्पीड है, क्योंकि हमने एवरेज कैसे निकाला? टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया। अब ज़रूरी नहीं कि इसकी स्पीड थ्रू आउट यही हो सकता है कि ये पहुंचा हो नूरियाबाद, वहाँ इसकी स्पीड हो सपोज करें 150 किलोमीटर। फिर बाद में पहुंचा हो DHA चाड़ी, DHA वहाँ इसकी स्पीड हो गई हो 20। फिर ये पहुंचा बैरिया टाउन, वहाँ इसकी स्पीड हो गई सपोज करें 90। अब हर जगह स्पीड चेंज हो रही है। ये क्या है? ये वेलोसिटी है, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस है, हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। इंस्टेंटेनियस रेट जो होगा वो वेरिएबल होगा, हर पॉइंट पर चेंज होता रहेगा। जबकि एवरेज रेट क्या होगा? एवरेज रेट होगा ओवरऑल। सही है? बेटा दूं? एवरेज रेट में और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन में फ़र्क है। एवरेज रेट वो होता है जो थ्रू आउट होता है, वेलोसिटी होती है जो इंस्टेंटेनियस होती है।
हाँ, क्या नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती भाई? तो ये इसको कौन पकड़ेगा, चालान करेगा? तो ये मशहूर शख्सियत है। हाँ, क्या भूख लग रही है? पूरा मुल्क खा गए, अभी भी भूख लग रही है? रेट इक्वेशन और रेट एक्सप्रेशन, बताएं रेट ऑफ रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल होगा? जी, रेट ऑफ रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल होगा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। आप बताएं, आप बताएं। Rate of reaction is directly proportional to the product of active masses of reactants. अभी इक्विलिब्रियम में पढ़ाई थी ये बात मैंने। इसमें तो प्रोडक्ट का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि रिएक्शन कौन सा है? इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल में प्रोडक्ट का रोल कोई नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन को किससे शो करेंगे? डेल्टा एस का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन और डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टाइम। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट आ जाएगा के। के का नाम क्या है? के का नाम है रेट कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कहाँ से आ गया? इक्विलिब्रियम खत्म हो चुका है। के का नाम है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट किसके कांस्टेंट को बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स के। केमिकल काइनेटिक्स के कांस्टेंट को बोलते हैं रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट क्या है? के, ठीक है। और ये कहलाएगी इसकी रेट इक्वेशन और रेट एक्सप्रेशन, और ये कहलाएगा रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब हम इसका निकालेंगे यूनिट। पहले बताएं कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होगा? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सॉरी, नॉट कंसंट्रेशन। रेट का यूनिट क्या होगा? रेट का यूनिट होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इस मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अच्छा बताएं रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? के का। हाँ, 1/2। रेट कांस्टेंट का यूनिट डिपेंड करेगा रेट इक्वेशन पे। रेट इक्वेशन से निकलेगा। अभी आपके सामने अगर ये वाली रेट इक्वेशन है और आप इसमें यूनिट निकालना चाह रहे हैं तो अलग निकलेगा। कोई और सी रेट इक्वेशन होगी तो यूनिट अलग निकलेगा। रेट का यूनिट क्या होता है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसका यूनिट भी क्या है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब आप देखें के मालूम करना है, दोनों को यहाँ शिफ्ट कर दें। यहाँ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएंगे? रेसिप्रोकल हो जाएंगे। और पहले से यहाँ क्या मौजूद है?
अब आप देखें मोल से मोल कैंसिल, डेसीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट? लेकिन ये उस वक्त है जो ये वाली इक्वेशन है, अगर कोई और सी इक्वेशन होगी तो रेट कांस्टेंट का यूनिट कुछ और निकलेगा, ठीक है। इफ कंसंट्रेशन of all reactants is unity, so rate constant is called specific rate constant। अगर तमाम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन यूनिटी हो, यूनिटी मतलब 1, सेम नहीं 1, अगर तमाम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 ले लें तो फिर जो रेट कांस्टेंट होगा वो कहलाएगा स्पेसिफिक रेट। देखें ऐसा क्यों होगा, ए की कंसंट्रेशन में क्या ले लेता हूँ 1, बी की कंसंट्रेशन भी क्या ले लेता हूँ 1, आखिर में क्या बचेगा। इसका मतलब है कि जब आप तमाम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 ले लेंगे तो जो रेट कांस्टेंट है वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। जब रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाएगा तो फिर रेट कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। कल करेंगे इसकी न्यूमेरिकल्स। हाँ आप कह रहे हैं अभी कंप्लीट कर लूँ? मसला है कि न्यूमेरिकल शुरू तो मैं करवा दूँ लेकिन उसमें फिर 2-3 न्यूमेरिकल एक साथ करवाऊँगा, 10-15 मिनट ऊपर हो जाएंगे।